हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधि को सीखे थे। आज उसके गुण सीखेंगे। उसमें पहला है भौतिक गुण। हेलो एल्केन सिंबल RX है कि भौतिक गुण का बात करेंगे। किस गुण का बात करेंगे? भौतिक गुण का। इसमें भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखा गया है कार्बन 1 व 2 वाले RX NTP पर गैस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि कोई हेलो एल्केन RX है, हेलो एल्केन, उसमें एक कार्बन रहे तो भी NTP पर समान ताप और दाब पर गैस अवस्था में रहेगा। कार्बन परमाणु की संख्या 2 रहे कार्बन चेन में, हेलो एल्केन में, तो भी किस अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में। इसका मीनिंग ये हो सकता है CH3Cl, ये भी गैस अवस्था में रहेगा, कार्बन 1 है। ऐसा हो जाए C2H5Cl, इसमें कार्बन कितना है? 2 है। तो ये दोनों का दोनों किस अवस्था में आपको मिलेगा? गैस अवस्था में। लिखे हैं कार्बन 1 व 2 वाले RX NTP पर गैस है। इसका सीधा मीनिंग है, जिस हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहे NTP पर गैस रहेगा, कार्बन परमाणु की संख्या 2 रहे NTP पर क्या रहेगा? गैस अवस्था में रहेगा। तो इसका हम लोग ये कह सकते हैं CH3Cl भी गैस अवस्था में, या CH3CH2Cl ये भी गैस अवस्था में। ये भी किस अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कार्बन 3 से लेकर 18 तक RX जो भी रहेगा, कार्बन परमाणु 3 रहे, 4 रहे, 5, 6, 7, 8, 18 तक का जो होता है NTP पर किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में आपको मिलेगा? द्रव अवस्था में। और कहता है कार्बन 18 से ऊपर वाले RX हेलो एल्केन, ये डॉट डॉट दिए हैं, वाले RX हेलो एल्केन NTP पर ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। 18 से ऊपर वाले किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। कार्बन संख्या 1 रहे समान ताप और दाब पर गैस अवस्था में, कार्बन संख्या 2 रहे कार्बन चेन में समान ताप और दाब पर गैस अवस्था में, कार्बन परमाणु कार्बन संख्या में 3 कार्बन रहे या उससे अधिक रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 18 तक का किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और 18 से ऊपर रहेगा किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। इसको याद रखेंगे। कहता है क्वथनांक, किसका बात किया गया है? क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक का क्रम, हेलो एल्केन के क्वथनांक का क्रम का बात किया गया है। हेलो एल्केन के क्वथनांक का क्रम का बात करते हैं तो ये अनुभार के अनुसार बढ़ता है। अनुभार के अनुसार क्या होता है? बढ़ता है। अनुभार के अनुसार अनुभार के अनुसार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अनुभार के अनुसार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। भार बढ़ने से, अनुभार बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए R है तीनों में, लेकिन यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं भार बढ़ते जाता है, तो इसका क्या होगा? क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अनुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है, CH3I है, यहाँ C2H5I है, तो यहाँ भी I तो कॉमन है, लेकिन यहाँ एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, तो अनुभार इसका अधिक है, इसलिए क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे। इसको भी याद। इसमें एक और ये सा भी रह सकता है, जैसे CH3 CH2 CH2Cl है, तो स्टेट चेंज है। 1 2 3 4 कार्बन है, Cl है। यहाँ देखिए CH3 CH2 CHCl,
1 2 3 4 कार्बन यहाँ भी है, CH3 Cl CH3, सभी में कार्बन 4 ही है, सभी में कार्बन यहाँ भी 1 2 3 4 और Cl, 1 2 3 4 कार्बन और Cl, 1 2 3 4 कार्बन और Cl है। कार्बन परमाणु और Cl की संख्या सेम है, लेकिन ब्रांचिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ब्रांचिंग बढ़ता है तो क्वथनांक घटता है। स्टेट चेन में ब्रांच की संख्या जैसे जैसे बढ़ता है क्वथनांक घटता है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांच यहाँ पर CH3 लगा है, साइड से जो लगता है उसको ब्रांच कहते हैं, श्रृंखला। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ब्रांच है, एक यहाँ 2 ब्रांच है, तो क्वथनांक जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है क्वथनांक घटता है, तो इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होगा, इससे इसका क्वथनांक अधिक। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है एक, इसमें 2 ब्रांच है, इसलिए क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस बात को क्वथनांक से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखेंगे। द्रव्यमान के अनुसार बात करते हैं, जैसे द्रव्यमान बढ़ता है अनुभार बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है दोनों केस में। इसमें ब्रांचिंग से रिलेटेड बात होता है, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे इस तरह से। इस टॉपिक को भी याद रखना है। इसमें नोट लिखा गया है, हेलो एल्केन RH जल में अविलय होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हेलो एल्केन जल में अविलय होता है या कम विलय होता है, जबकि कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। हेलो एल्केन अर्थात RH जो होता है, RH या RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, RI हो सकता है, यहाँ CH3 लग जाएगा, यहाँ CH3, ऐसा कंपाउंड हो सकता है। ये सभी का सभी जल में अविलय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। दूसरा लिखा गया है एल्काइल ब्रोमाइड RBr या एल्काइल आयोडाइड RI जो होता है, ये दोनों का दोनों प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, रंगीन हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ये सब पॉइंट भौतिक गुण का है। यदि हम लोग गुण का बात करते हैं, हेलो एल्केन के गुण का, तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है। तो भौतिक गुण में ये बात है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण का बात करेंगे। किस गुण का बात करेंगे, रासायनिक गुण का बात करेंगे। यहाँ भौतिक गुण का बात करते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण का बात कंप्लीट हो गया। अब रासायनिक गुण का बात होगा। किस गुण का बात होगा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में है पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ना है निराकरण अभिक्रिया, तीसरा दिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये 3 चीज पढ़ना है। अब इसमें से हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक क्या बनेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, उसका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पहला लिखे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या था पहला, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखा गया जब एल्काइल हैलाइड, जब एल्काइल हैलाइड RH की अभिक्रिया नाभिक स्नेही की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हैलाइड आयन, हैलोजन से हैलाइड आयन X हो गया, हैलाइड आयन का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहता है। इसको लिख लेना है, ये कभी कभी पूछा जाता है। और इसमें देखते हैं हम लोग ये कैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इसको देखना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ जैसे कार्बन है, X है, कार्बन तो 1 2 3 बंद 4 बंद आ गया। कहता है एल्काइल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल से। किससे कराते हैं, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल से। तो ये कहता है नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, ये यहाँ आएगा, यहाँ से ये
हट जाएगा। प्रतिस्थापन का मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये आएगा, ये बाहर हट जाएगा। तो जो माइनस वाला आएगा तो ये माइनस वाला यहाँ से हटेगा। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच बंध है, ये बंध इसके तरफ खुलेगा एक्स की तरफ, तो एक्स पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए कार्बन पर प्लस चार्ज हो रहा है, तो ये माइनस वाला आ जाएगा कार्बन के साथ, तो ये बन गया। और हेलोजन यहाँ से बाहर निकल गया माइनस के साथ। तो यही होता है हैलाइड का निर्माण होता है। कि कौन सा क्या कहता है कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया नाभिक श्रेणी की उपस्थिति में कराई जाती है तो हैलाइड आयन, ये हैलाइड आयन है, इसी का नाम क्या है, हैलाइड आयन। हैलाइड आयन नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है, ये नाभिक स्नेही होता है, इसके द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो इसको एक दो बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसे करके। यह अभिक्रिया लिख कैसे लिखना, ये कभी कभी पूछा था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसको भी लिख लीजिए, आगे हम लोग चर्चा कर। यहाँ एक चीज लिखा गया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर में है SN1 और दूसरा है SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, पहला SN1, दूसरा है SN2। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे इसी में। इसमें हम लोग SN1 अभिक्रिया का बात करेंगे। इसको SN1 को कहता है एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितना पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। एक इसमें दो पद में से पहला पद कहता है एक धीमा तथा दूसरा तीव्र पद कहलाता है। एक धीमा होता है, ये याद रखने वाला है। दूसरा कहता है तीव्र पद, धीमा स्लो, तीव्र फास्ट स्टेप कहलाता है। धीमे पद में कार्ब धनायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। धीमे पद में कार्ब धन आयन मध्यवर्ती का निर्माण होता है तथा यह पद ही वेग निर्धारक होता है। वेग निर्धारण या अभिक्रिया की दर का जो निर्धारण करता है, ये मध्यवर्ती निर्धारण करता है। कार्ब धन आयन मध्यवर्ती जो होता है वेग निर्धारक होता है, इस बात को याद रखेंगे। अतः इस अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यह SN1 कहलाता है, यह SN1 कहलाता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। अब ये कैसे इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके इसके स्टेप को हम लोग सीखते हैं सेकेंड में। इसमें SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये भी SN1 का है। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये आएगा यहाँ से, ये हट जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH न्यूक्लियोफाइल का कार्य करे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब Br- एल्काइल हैलाइड, यही हैलाइड आयन है, ये क्या बन गया, हैलाइड आयन, ये अलग हो गया। तो इसका मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है इसको ध्यान रखेंगे। एक मैकेनिज्म क्रिया विधि का बात कर लेते हैं। क्रिया विधि किसका बात करेंगे, क्रिया विधि का। तो यहाँ देखिए CH3 फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 में जो होता है Br, ये पहले क्या होता है, ये बंध टूटता है, ये बंध क्या होता है, यहाँ से टूटता है। तो इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3 ये धनायन हो गया, ये क्या हो गया, ऋणायन, हैलाइड आयन। दूसरा स्टेप 2 में जो होता है, स्टेप 2 में होता है CH3
स्टेप 2 में होता है। सेकेंड स्टेप में ये जो बना है 3 डिग्री कार्ब धन आयन CH3 ये जो धन आयन है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा। न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या है, Br-, क्या है, Br- है। ये जुटेगा तो ये बना लेगा CH3, C सिंगल बंद CH3, ये क्या हो गया, Br, ये क्या बन गया, Br। ये इम्पोर्टेंट है याद रखने वाला यही। तो ये जो होता है ये स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है, ये धन आयन ऋण आयन में टूट गया, इसलिए ये क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। अभिक्रिया की दर या वेग जो होता है ना स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, स्लो स्टेप पर। ये कहता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये थोड़ा ध्यान रखना है। पहले ये आयन में टूटेगा यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इस पर माइनस चार्ज, और कार्बन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री। उसके बाद यहाँ से देखिए जो धन आयन बना है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये तो धन आयन ऋण आयन के बीच आकर्षण की वजह से ये स्टेप क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अभिक्रिया की दर या वेग इसी पे निर्भर करता है, स्लो स्टेप पर। किस पर निर्भर करता है, स्लो स्टेप पर। इसको भी लिख लेना है वीडियो को रोक के पॉज करके। यहाँ क्रियाशीलता का बात किया गया, RX की क्रियाशीलता का क्रम का बात करें तो 3 डिग्री हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री हेलो एल्केन, और सबसे कम क्या होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन क्रियाशील होता है। एग्जाम्पल्स इसका सीख लीजिए। ये है CH3, CH3, ये अधिक क्रियाशील होता है CH3, ये उससे कम क्रियाशील होता है, और सबसे अधिक क्रियाशील ये हो, सबसे कम क्रियाशील ये होता है। ये इसके कारण ऐसा होता है। ये जो जुटा हुआ है ना CH3 अधिक है तो क्रियाशील क्या है, अधिक, इससे कम क्रियाशील, इससे कम क्रियाशील। इस बात को याद रखेंगे। ये पॉइंट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, कहता है इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः इनकी कोटि एक होती है। इनका वेग एक अणु की, SN1 रिएक्शन की वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः इनकी वेग कोटि एक होती है। अतः इनकी कोटि क्या होती है, एक होती है। वेग समीकरण का बात करें तो वेग समीकरण जो होता है K इंटू अभिकारक के बराबर होता है। दूसरा रेशमिक मिश्रण का बनता है, इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन का अगर बात करें SN1 रिएक्शन में तो sp2 होता है। ये बात याद रखना, ये पॉइंट सम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, थ्योरिटिकल है। कार्बोकैटायन जो बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन बनता है SN1 रिएक्शन में, और रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है SN1 रिएक्शन में। और ये वेग जो होता है ना बराबर होता है कांस्टेंट अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और कोटि का बात करें SN1 रिएक्शन में तो कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, एक होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। इसको भी याद रखेंगे। देखिए अल्लाह करे ले कहलियो न क्या
इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, वहाँ जो क्रियाशीलता था SN1 की क्रियाशीलता का इसका क्रियाशीलता उल्टा है। इसमें ध्यान रखना है, वहाँ था SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री RX सबसे अधिक था, लेकिन ये यहाँ RX की क्रियाशीलता के क्रम SN2 के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें लिखा गया प्राइमरी RX, सेकेंडरी RX, टर्सरी RX में प्राइमरी RX सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम टर्सरी। मतलब SN1 का क्रियाशीलता का जो होता है ना उसके उल्टा होता है SN2 के क्रियाशीलता का क्रम। SN1 में हम लोग ऐसे लिखे थे 3 डिग्री RX सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री RX, उससे कम क्रियाशील 1 डिग्री, सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री RX था। लेकिन इसमें सीधा क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसमें सीधा क्या हो गया, उल्टा हो गया। इस बात का याद रख। इसमें हम लोग SN1 और SN2 का बात किए थे, यहाँ लिखा गया है SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। पहला पॉइंट लिखा गया है यह 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। ये बात याद रखेंगे। मध्यवर्ती का यदि बात करें SN1 में तो कार्ब धनायन बनाता है। मध्यवर्ती में क्या बनाता है, धनायन बनाता है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। जबकि SN2 में मध्यवर्ती का बात करें तो संक्रमण अवस्था का बनता है। क्या बनता है, संक्रमण अवस्था बनता है। दूसरा कहता है क्रियाशीलता। तीसरा है क्रियाशीलता। यदि क्रियाशीलता का बात करते हैं तो ये RX पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, RX पर निर्भर करता है। इसके SN2 की क्रियाशीलता का बात करें तो ये RX एवं न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर करता है। RX एवं न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर करता है। जबकि SN1 में क्रियाशीलता RX पर निर्भर करता है। इसलिए इसका रेट का बात करें, दर का, वेग का, तो ये सिर्फ RX पर निर्भर करता है। इस पर पावर कुछ नहीं होता, 1 होता है। इसलिए कोटि क्या लिखते हैं, ऑर्डर 1। SN1 अभिक्रिया का कोटि, अभिक्रिया कोटि या कितना होता है, ऑर्डर 1 होता है। जबकि SN2 अभिक्रिया में रेट का बात करें, दर या वेग का, तो RX और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका ऑर्डर या कोटि कितना हो गया, 2 हो गया। इसको याद रखेंगे। तीसरा RX की क्रियाशीलता। RX की क्रियाशीलता ये इम्पोर्टेंट है। SN1 रिएक्शन में RX की क्रियाशीलता की यदि बात करें तो 3 डिग्री RX सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री RX, और सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री RX। ये लाइन है किसके लिए, SN1 के लिए। SN2 का यदि बात करें, क्रियाशीलता का बात करें तो SN2 में SN1 का उल्टा होता है। SN2 में 1 डिग्री RX सबसे अधिक क्रियाशील होगा, उससे कम 2 डिग्री RX होगा, और उससे भी कम, सबसे कम 3 डिग्री RX क्रियाशील होगा। इस बात को याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। SN1 और SN2 अभिक्रिया का बेसिक बात हम लोग कंप्लीट किए। अब सिर्फ इसमें रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाए। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार ये कंप्लीट करके रखिएगा, तब इसका जो क्वेश्चन है बनेगा। ये डायरेक्ट परिभाषा पूछता है एग्जाम में, ये बेसिक पॉइंट सब पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बाद भौतिक गुण में बात करेंगे, रिएक्शन का, अभिक्रिया का बात करेंगे। तो ये बेसिक बात याद रखेंगे तो रिएक्शन लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। रिएक्शन लिखने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये वीडियो बनाएंगे। 25 मिनट का वीडियो बना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बेसिक बात लिखते कंप्लीट करके रखिएगा, तब होगा आगे का कार्य।